हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए मैं आज एक और नया टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का जो विषय है ये बड़ा यूनिक है। आज का विषय है कि जब परिवार ही आपको गलत समझे क्या करें, उस समय क्या करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपके साथ संभवतः क्या होने वाला है। इसी पर आज की पूरी टैरो रीडिंग बेस्ड है और आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। तीनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 2 नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पाइल नंबर 3 पेज ऑफ वॉन्ड्स। टैरो कार्ड्स में जो वॉन्ड्स का हाउस है इसे सामाजिक समरसता का माना जाता है। ये सोशल इमेज, सोशल स्टेटस को और समाज में आपकी क्या स्थिति है, आगे क्या बनेगी, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, इन सारी चीज़ों के कैलकुलेशंस को दिखाता है। तो इसीलिए आज ये वॉन्ड हाउस से 3 कार्ड्स लिए हैं। तीनों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। जो ज़्यादा अच्छा लगे, जिसके साथ एक फीलिंग लगे आपको कि हाँ इसे पाइल मानना चाहिए, उसे ही अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो रीडिंग आज की है ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो इसकी रेजोनेशन रेट जो रहेगी वो 70 से 100% के बीच में आ सकती है और टाइमलेस होने की वजह से आप जब से इसको देख रहे हैं तब से ये आपके साथ रेजोनेट करना भी शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प को क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन बेल है इसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है। इसके ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर भेजिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था। मेरे बगल में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आज के विषय के अकॉर्डिंग टैरो आपके लिए क्या बताते हैं। जब परिवार ही आपको गलत समझना शुरू कर दे, ये बहुत दुखदाई समय होता है, बहुत तकलीफ होती है, पेन होता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है, परिवार का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो जाता है और ये मिसमैचिंग ज़बरदस्त तकलीफ देती है। चलिए देखते हैं इस पर टैरो आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपके लिए क्या बताते हैं कि आपके आने वाले समय में क्या हो सकता है और आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए, कैसे बदलनी चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है मैसेंजर ऑफ एयर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है हाई प्रीस्टेस। थर्ड नंबर पर आपके लिए है एम्परर। फोर्थ पोजीशन पर 8 ऑफ वाटर और लास्ट कार्ड आपके लिए पेयर हुआ है 2 ऑफ एयर। देखिए, एक सीधी रेखा में, मतलब एक सीधे सीधे ग्लैंस में इस चीज़ को समझ लीजिए कि परिवार के साथ ये विसंगति जो आ गई है, ये सिचुएशन जो डिस्टर्बेंस अभी क्रिएट करी हुई है, ये मिनिमम 2 महीने तो चल कर रहेगी। इससे नीचे तो ये रुकने वाली नहीं है। मतलब इसको मैं समझा दूं, इसकी टाइमलाइन की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। परिवार के साथ समस्या आपकी हो गई है। अगर देखो, पहली चीज़ तो है, हो सकता है कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं और अभी आपके फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा, ठीक। परिवार आपको अभी गलत नहीं समझ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत नहीं समझ रहा। इस रीडिंग को एंजॉय कर लीजिए कुछ अगर गाइडेंस आ जाती है अपने जीवन के लिए तो उसे ले लीजिए, नहीं आती तो कोई बात नहीं, ठीक। फिर तब ये टाइमलाइन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर सचमुच आपके जीवन में एक ऐसा समय चल रहा है कि जबकि परिवार अभी आपको गलत समझ रहा है या आपकी ओर से कुछ भी किया जा रहा है, परिवार को ऑब्जर्वेशन में गलत चीज़ें ही आ रही हैं, तो जब आप इस रीडिंग को यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से 60 दिन, 2 महीने पूरे ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, ये भी बता दूँ। आमतौर पे टैरो मैक्सिमम की इन्फॉर्मेशन देते हैं,
लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं जब मेरे पास मिनिमम की इन्फॉर्मेशन आती है। तो कहता है मिनिमम 2 महीने तो ये सिचुएशन रहेगी, और जो ये मैक्सिमम जाने वाली है वो 1 साल तक है। वैसे बहुत ही रेयरेस्ट केस होंगे, शायद किसी का 1 साल चला जाए, वरना 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। अब थोड़ा पास्ट की बात करते हैं। काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें आपके द्वारा परिवार के लिए की गई हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब जब निर्णय लेने वाला मामला आया, आपने अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी दी अपनी परिवार को, और अपने परिवार के लिए आपने काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस भी किया। लाइफ में काफ़ी कुछ सहा, गालियाँ भी खाई हैं और परिवार के प्रति आपके समर्पण में जो वर्तमान समय में एक कमी नज़र आती है, वो कमी अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं दिखती है। देखिए, ये कमी अगर आपको भी नज़र आ जाती तो फिर आपको लगता कि अच्छा यार मेरी ही गलती है, मैं ही गलत हूँ, तो ठीक है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट हुआ ना फिर कि आपको अपनी गलती नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि गलती है नहीं। थ्योरी ऑफ द वाटर कहता नहीं, गलती है नहीं, इसलिए दिखेगी कैसे? गलती होती तो नज़र आती। दूसरों के परसेप्शन में, पॉइंट ऑफ व्यू में इस समय सिचुएशनली चेंजेस आए हुए हैं। जैसे अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो आपकी कहीं कोई ऐसी घटनाक्रम को घटित करती हुई गलती नहीं है जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन आपके साथ फैमिली में पेश आनी शुरू हो जाए, दृष्टिगोचर होने लगे या ऑब्जर्व होने लगे, लेकिन ये फिर भी आ गई। ये एक मोमेंटम सिचुएशन है, ये कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगी, स्वतः ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में पहला काम, इमोशनल होकर एक भी निर्णय नहीं लेना है, एक भी नहीं। किसी को थोड़ा बुरा लगता है तो लग जाने दीजिए, वैसे भी लोगों को बुरा ही लग रहा है, और जिस तरह से लोगों को बुरा लग रहा है और लोग हर एक छोटी चीज़ के लिए आपकी जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं या आपको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए भाई। मतलब इस चीज़ में झगड़ा मत करिए। अब ऐसा नहीं मुंह खोल के जाकर बोलना है कि नहीं नहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, नहीं, ये नहीं करना है। वहाँ जाकर ये डिस्क्लोज़ नहीं करना है या इस चीज़ को स्वीकार नहीं करना कि मेरी गलती है, क्योंकि गलती आपकी है नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है, पिछले कुछ समय में, अब जैसे आपके बारे में चल रही चीज़ें, तो पिछले कुछ समय में रीडिंग मेरी देख रहे हैं जितने लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, अप्रॉक्सीमेटली 70% लोगों के साथ ये बात बिल्कुल फैक्ट होने वाली है। और वो ये है कि आपके मन में पिछले कुछ समय से अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो 15 दिन या महीने भर से ऐसा चल रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं, कहीं दूर चले जाएं, ये परिवार मुझसे दूर हट जाए, मैं इनसे दूर हट जाऊं। एक विद्रोही स्वभाव आपके मस्तिष्क में, आपके एटीट्यूड में आ रहा है, लेकिन इसे आपने अभी होल्ड ऑन कर रखा है। इस विद्रोही स्वभाव को, या ये शुद्ध हिंदी विद्रोही नहीं समझ पाए तो रिबेलियन इसकी मीनिंग होती है। तो एक रिबेलियननेस की माइंडसेट आपके माइंड में आ रही है, लेकिन आपने खुद पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया है, ये अप्रिशिएट करने लायक आपकी है। और पिछले कुछ समय थोड़ा और अगर हम पीछे जाएं, जैसे हम 1 साल पीछे चले जाते हैं आज से, अब आज से 1 साल मतलब जब आप पहली बार ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ से 1 साल पीछे चले जाते हैं, तो आपके द्वारा किए गए हर काम की परिवार ने प्रशंसा भी करी है। ऐसा नहीं आज गालियाँ पड़ रही हैं तो पहले गालियाँ पड़ी थी, नहीं, परिवार ने प्रशंसा भी की है, लोगों ने एडमायर भी किया है, अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन उस एडमायरेशन, उस अप्रिशिएशन की वैल्यू आपको नहीं मिली। हम और पीछे निकले थोड़ा सा, क्योंकि मेरा कार्ड कह रहा है कि 1 साल का नहीं, और पीछे का भी मामला देख लेते हैं, 4 साल 5 साल पहले का मामला देख लेते हैं। तो आप एक जेम थे। जेम का मतलब होता है एक माणिक की तरह। माणिक मतलब जैसे होता है ना वो हीरा, डायमंड की चीज़, ठीक है, या हीरे मोती जवाहरात ऐसे समझ लें। तो आप परिवार के लिए बहुत कीमती पर्सन थे या पर्सन थी, और आपकी जो वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा परिवार को फील हो रही थी। लेकिन फिर समय बदला, परिवर्तन हुआ, और आपके और परिवार के बीच में जो भी समस्याएं आईं पास्ट में, अच्छा जब मैं ये 5 साल पहले या 4-5 साल पहले का सिनेरियो लेता हूँ, तो उन लोगों के साथ सिचुएशन अप्रॉक्सीमेटली 3 साल से लगातार चल रही है, जहाँ परिवार और उनके प्रति सामंजस्य सही नहीं बैठ रहा, और सिचुएशन अब तो यहाँ तक आ गई है कि आपने भी ये सामंजस्य नहीं बैठाने के लिए एकदम प्रण कर लिया है कि बस अब छोड़ देते हैं, कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज़ एडजस्ट नहीं करनी है। और अच्छा बहुत थोड़े से लोगों की मेंटालिटी, 12% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, उस साइड से अगर चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं तो आपको वो एडजस्टमेंट अब नहीं चाहिए। तो ये जो 12% लोग हैं जिन्होंने अपने माइंड को रिजिट और उधर की सिचुएशन को भी
कट कर रखा है, उनके लिए सीधी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अपने राह पर सही हैं, गलत नहीं हैं। और इस चीज़ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो किसी तरह की गिल्ट आपको मन में लाने की, अब आप कहोगे मेरे मन में गिल्ट है नहीं, हाँ मुझे पता है, दिख रहा है कोई गिल्ट आपके मन में नहीं है, मतलब फिर भी बताना पड़ता है ना तो कोई गिल्ट आपके मन में ना है ना आएगी, और ना फ्यूचर में आप इन चीज़ों, इन गलतियों के लिए सचमुच में रिस्पॉन्सिबल होंगे या ठहराए जाएंगे। वे लोग चाहे जितना कहें, देखिए कभी कभी परिवार एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन का आधार भी है और हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए उत्तरदायी भी है। अगर पुरानी बातें करें तो रामायण में परिवार पूरा एक था, इसलिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एक परिवार के साथ, एक उनका जो पारिवारिक रिलेशनशिप था और जो आत्मीयता थी, जो जुड़ाव था, वो जुड़ाव अगर आज कहीं किसी फैमिली में हो जाए तो सोचे कितनी गजब की बात होगी। लेकिन एक और परिवार था महाभारत का, जिसमें 2 भाई आपस में ही लड़ गए और वो भी सिचुएशन थी। तो यहाँ आपको वो अलगाव जो हो चुका है, 12% लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो अलगाव हो चुका है उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं लेना, ना आपको आगे किसी तरह का क्षोभ होगा। अब उन लोगों की बात करें जिनके मामले पिछले साल भर से या उससे कम से चल रहे हैं और आगे 2 महीने में ये सिचुएशन आपकी रिजॉल्व भी हो जाएगी। आप इस सिचुएशन को अपनी साइड से रिजॉल्व करने के हर प्रयास को पहले तो बंद कर दीजिए। नहीं करना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना, किसी को कोई ज्ञान नहीं देना, किसी के दिल को ठेस लगे या ना लगे इसकी परवाह नहीं करनी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि अच्छा जाइए उनके दिल को ठेस लगा के आइए, उनको चोट पहुँचा के आइए, उनको चुभते हुए शब्द बाण बोल कर आइए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। इसलिए वो चीज़ें ना समझें जो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सचमुच में बताऊंगा अगर वैसा कहीं होगा। जो लोग मेरे साथ आज नए जुड़े हैं उनको बता दूं, पुराने वाले तो जानते हैं, जो रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, कि अगर कहीं उस तरह का करना होता है तो मैं सीधे बोलता हूं कि सामने वाले की बाकायदा इंसल्ट करिए। ऐसे शब्दों का मैं इस्तेमाल करता हूं, मैं बिल्कुल शहद लगा करके शब्दों को नहीं परोसता। इस मामले में मैं थोड़ा सा कच्चा हूं और अच्छा भी नहीं हूं, और थैंक गॉड कि मैं अच्छा नहीं हूं तो यहां आपको उनसे भिड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लेकिन उनके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, छोड़ दीजिए उन्हें। अगर आपकी किसी बात से दुख हो रहा है, होने दीजिए, उनको मनाना नहीं है। फिर वे आपके पारिवारिक संबंधों में किसी भी रिलेशन के लेवल पर आते हों, अपने आप को जहां जस्टिफाई करना है, जहां आपके ऊपर डायरेक्ट ब्लेम हो रहे हैं, जो कि पिछले काफ़ी समय से चल रहे हैं, इन डायरेक्ट ब्लेम्स में आप हर एक ब्लेम का उत्तर दें, ये ज़रूरी और आवश्यक बिल्कुल नहीं है। कुछ चीज़ों को समय के हवाले छोड़िए और ये लाइन को ऐसे ही यूज करना है। सीधा जवाब दीजिए कि भाई मैंने तो पिछले काफ़ी समय से चीज़ों को समझाया है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अब इस मामले में आने वाला समय ही मुझे सही साबित करेगा, और अगर नहीं करता समय सही साबित मुझे, तो समय मुझे आने वाले समय में और गलत साबित कर देगा। जब और गलत कर देगा तो हम अपनी गलती को मान लेंगे, लेकिन हम अभी क्यों माने? तो सवाल उठता है कि फिर गलती नहीं मानोगे तो उनको बोलिए मैं गलत नहीं हूँ, आपका परसेप्शन गलत चल रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका चश्मा रॉन्ग हो गया है, गलत चश्मा लगा लिया इसलिए गलत चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब आपका चश्मा है, मैं थोड़ी ठीक कर सकता हूँ, खोजिए आपका असली चश्मा कहाँ गया। हाउ कैन आई मैनेज योर पॉइंट ऑफ व्यू? आई कांट। अपनी असमर्थता दिखा दीजिए और इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ठीक करने की हर कोशिश आपकी फेल हो चुकी है, आप देख भी चुके हैं, तो उसमें ऐसे ही बने रहिए। हमारी आज की ओरेकल डेक है गीता। देखते हैं गीता डेक आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देती है आज। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है द सोर्स ऑफ ऑल। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए फॉल्स ईगो। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है चेंजिंग बॉडीज। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है हायर रैल्म्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए है ग्रीफ। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं मेरे पास ओरेकल डेक से। अब ओरेकल डेक यहाँ पर क्या कहती है और पूरा जो 10 कार्ड्स का इंटरप्रिटेशन है ये क्या है उसको समझिए। सबसे पहली चीज़, इस परिस्थिति के जिम्मेदार आप नहीं हैं, आपने तो बस अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन किया, लेकिन उनकी परसेप्शन जो रॉन्ग है, अब
उसे कैसे ठीक करिएगा? नहीं कर सकते। तो जब उसे नहीं ठीक कर सकते तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ना ही आवश्यक है, जो यहाँ अभी आपके लिए आया था। अब आगे चलते हैं। लेकिन ये जानिए, जो 12% लोग थे जिनको अपने परिवार के साथ अब कोई कनेक्शन नहीं रखना, संबंध टूट चुके, तोड़ दिया, अब कोई रीयूनियन नहीं चाहिए, उनकी रीडिंग ख़त्म हो चुकी है। इसलिए ये चीज़ उनके साथ बिल्कुल ना रेजोनेट हो रही है, ना उनको करना चाहिए, ना ये सजेशन उनके लिए हैं। ठीक, बाकी के लोगों की बात कर रहा हूँ, बाकी के जो 88% लोग हैं उनके लिए ये जानिए और समझिए। वो 12% की बात दोबारा क्यों कही, अब जो बोलने जा रहा हूँ उसी से समझ लेंगे। ये जानिए और समझिए कि अगर हम हैं तो हम पृथ्वी पर हैं, अगर पृथ्वी ना हो तो हम कहाँ होंगे? सोचिए ना, फिर इस अंतरिक्ष में हम कहाँ होंगे? पता नहीं कहाँ होंगे। तो परिवार आपके लिए पृथ्वी है, एक ऐसी एंटिटी है जिसके बगैर आपके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस चीज़ को सिर्फ जानना है, समझना है, याद रखना है, भूल नहीं जाना। यही एक समझ आपको अपने अंदर बिना ज़रूरत के, बेबूझ, बिना आवश्यकता के जो एक ईगोनेस है उससे बचा ले जाएगी। लेकिन अब उनके ईगो का क्या करें? तो उनका एज इट इज़ बने रहने दीजिए, छेड़ने की ज़रूरत नहीं। एक ईगोइस्ट पर्सन को हराना बहुत आसान है, नॉन ईगोइस्ट को हराना आसान ही नहीं। ये तो असंभव है, बिल्कुल आप हरा ही नहीं सकते। एक जापानी कहानी है, उसमें एक फ़कीर था, फ़कीर मतलब वहाँ जापानी गुरु था, उसके बारे में लोगों की प्रचलन था, लोग कहते थे कि उसे कभी कोई कुश्ती में हरा नहीं पाया, कभी कोई हरा नहीं पाया। एक बहुत बड़ा पहलवान उससे लड़ाई करने के लिए गया, उसने कहा ठीक है सवेरे आ जाना। सवेरे पहुँचे, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। उसने कहा लोग कहाँ हैं? उसने कहा 2-4 लोग ये आए हैं, बस सबको पता है तुम हरा सकते नहीं मुझे, तो लोग तमाशा क्यों देखेंगे? तो उसने कहा ठीक है अखाड़े में आओ। जैसे ही वो अखाड़े में पहुंचा, वो गुरु वहीं पर लेट गया और बोला चलो मैं हार गया, तुम जीत गए, जाओ घर, खेल खत्म। पहलवान ने कहा ये क्या है? उसने कहा मेरी पीठ जमीन पर लगानी थी, मैंने लगा दी, बात खत्म हो गई, फिनिश, मैच फिनिश हो गया। तो उसने कहा मैं तुम्हें हराऊं कैसे अगर तुम पहले से ही हार जाओगे, मुझे हराना है। उसने कहा नहीं, मैं तो हारा ही हुआ हूं, मैं तो जीतना चाहता ही ना, मैं जीतने आया हूं, तो हारे हुए को कैसे हराइएगा? तो यहां पर जो ईगोइस्ट हैं और अपने ईगो को एक द्रव्य की तरह से पान कर रहे हैं, द्रव्य मतलब एक सपोज कर लीजिए कि कुछ सिंपली समझ लीजिए, चलिए छोड़िए उसको, द्रव्य का छोड़िए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। जो अपने ईगो को अपने अंदर धारण करके, स्थापित करके, स्टेबल करके उसके रस का आनंद ले रहे हैं उस ईगो का, उन्हें उनके ईगो से कैसे हटाइएगा? आपका वाला जो ईगो है उसे हटाने का तरीका तो ये था कि आप परिवार को अपना आधार मान लीजिए, लेकिन वे ही आधार हैं। अब ये बहुत बड़ा ईगो है। हम प्रकृति के साथ कनेक्टेड हैं, प्रकृति सूर्य को रोज़ डेली हमारे लिए लाती है, अन्न उपज रहा है, जल उपज रहा है, सब कुछ उपज रहा है। अब कोई कहे मैं ही प्रकृति हूँ, अब उसके ईगो का हम क्या करें? भाड़ में जाओ भाई, तुम सोचते रहो दिन भर तुम प्रकृति हो, जाओ सोचो। तो उनके वाले को छोड़िए और अपने वाले को मैनेज कर लीजिए। जैसे ही आपका मैनेज होता है, आपको अपने अंदर में एक स्थिरता, जो अभी एक बड़ी हलचल आप फील कर रहे हैं वर्तमान में, जो आपको तनाव दे रही है, तकलीफ दे रही है, आंसू भी निकाल रही है, समस्या भी क्रिएट कर रही है आपके लिए कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, इधर उधर ऊपर नीचे समझ में नहीं आ रही, वो सारी भागा भागी रुक जाएगी। और जब वो भागा भागी जैसे ही रुकेगी, फिर क्या होगा? फिर मुस्कुराहट आएगी, फिर उनके पागलपन पर स्माइल आएगा चेहरे पर, उनकी गालियों पर भी मन में अजीब सी मुस्कुराहट आएगी कि क्या पागलपन चल रहा है यार, ये चलो चला लो, कुछ दिन और चला लो, जितने दिन चला सको चला लो। ये जो अंदर की शांति है ना, ये जैसे ही महसूस हो जाएगी, जैसे ही आपको फील होगी, ये थोड़ा मुश्किल है मेरे बताने जितना, बहुत आसान लगा क्योंकि उधर से मैं इधर तक आ गया बताते बताते, लेकिन यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने आप को आधार से जोड़ना, ईगोलेस फील करना और
स्वयं को एक सही पथ पर महसूस करने के बाद की शांति को अनुभव कर लेना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल तो है, लेकिन हो जाएगा, करिएगा तो हो जाएगा। और जैसे ही ये फील हो जाता है, ये फीलिंग्स में आना शुरू हो जाता है, आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ के कोहरे अपने आप छटने लगें। ये जो 2 महीने की टाइमलाइन है ये कम हो सकती है, और ये जो 2 महीने की टाइमलाइन है ये बढ़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप इस पोजीशन तक कब तक पहुंचते हैं। अब आप जानना चाहेंगे, मेरा कार्ड अभी रुका नहीं है, मुझे लगा ख़त्म हो गया। कहता है कि अब जानना चाहोगे कि इसमें ईश्वर का सहयोग कितना है, तो सिर्फ इतना जानो कि ईश्वर उसी पोजीशन पर, उसी जगह पर, उसी समय में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम बस वहाँ की यात्रा करके यहाँ तक तो आ जाओ। फाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग यहीं कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नाइट ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जब परिवार ही आपको गलत समझना शुरू कर दे और लगातार समझते जाएं तो आपको करना क्या चाहिए। कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है एस ऑफ एयर। सेकंड पोजीशन पर 2 ऑफ फायर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ फायर। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ फायर और अंतिम कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ एयर। अच्छा, सुनने में ऐसा लग रहा होगा ना कि ये फायर वाले कार्ड बड़े खतरनाक से हैं, एयर वाले कार्ड बड़े प्यारे से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस टैरो डेक में मामला बिल्कुल सुनने के बजाय उल्टा है। जो एयर वाले कार्ड्स हैं वो बड़े खतरनाक से हैं और जो फायर वाले कार्ड्स हैं वो बड़े प्यारे से हैं। ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं। देखिए, काफ़ी कुछ तो आपने खुद भी मैनेज किया है और ये जो काफ़ी कुछ आपने मैनेज किया है उसमें अभी हाँ ठीक है, थोड़ा सा बाकी है, और या ये कह लें आप आपके हिसाब से काफ़ी कुछ बाकी है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इसको एक बाहर के पर्सन के नज़रिए से देखें तो बहुत कुछ आपने मैनेज किया है। पीछे पास्ट में जो चीज़ें चली, जहाँ पर एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आपने परिवार के साथ फेस करी जिस सिचुएशन में हल नहीं था, उपाय नहीं मिल रहे थे, लेकिन वहाँ से ओवरकम भी किया, आगे भी निकले। हालांकि परिवार ने आपको लगातार गलत समझा, बहुत चीज़ों के लिए ब्लेम भी किया और बहुत चीज़ों के ब्लेम अभी भी आपके ऊपर लगे हैं और आपकी अपनी सोशल इमेज काफ़ी गिरी भी है, या आप अपने आप को अपनी नज़रों में थोड़ा सा डाउनग्रेड कर भी चुके हैं। ये इतनी ज़्यादा डीप है, कभी कभी होता है हमारा सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी इसी वजह से गिरता है, तो वो चीज़ भी आपके साथ हुई है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये भी है कि इन सब के बावजूद आपने अपने आप को अपग्रेशन के लिए बिल्कुल रेडी रखा हुआ है और ये रेडीनेस आपको एक उम्मीद और एक जोश देना शुरू कर रही है। जैसे अभी पिछले 1 वीक की बात कर लें, जब आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यहाँ से सिर्फ 7 दिन पहले का अगर सिनेरियो ले और पीछे के 7 दिन की कैलकुलेशन आप अपने ब्रेन में इस चीज़ को आराम से बैठकर सोचिए, आंखें बंद करके वीडियो रोक दीजिएगा अगली लाइन बोलने के बाद मेरे। तो पिछले 7 दिन में आपने अपने अंदर एक एनर्जी लेवल ऊपर उठता हुआ महसूस तो किया होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा इसको यूज कैसे करना है। एक जोश, एक उमंग, एक उम्मीद सी महसूस तो करी होगी, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं होगा इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसको यूज कैसे करें। तो अब बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि आने वाले समय में डिफ़िकल्टीज़ अभी बची हैं, अभी बनी हैं, ख़त्म नहीं हो रही। आपके मामले में पाइल नंबर 2 ये सिचुएशन 6 महीने तक लंबी खींच सकती है। अब अगर आपने पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखी हो तो मैंने वहाँ पर मिनिमम टाइमलाइन बताई थी, यहाँ मैक्सिमम आ रही है, अलग अलग है। ये कहता है मैक्सिमम 6 महीने, अधिकतम 6 महीने तक ये परिस्थितियाँ खींच सकती हैं और इन परिस्थितियों के खींचने की रत्ती भर परवाह नहीं करनी है। 1 पैसे का टेंशन मत लीजिए। इस वाले मामले को साइड करते भी फिर उठा लेंगे। ठीक, ये समझ लीजिए यहाँ रख दिया। अब जो पैशन आपके अंदर आ रहा है,
इस पैशन को अपनी फैमिली के साथ अपने डिस्प्यूट या सिचुएशन को रिजॉल्व करने में वेस्ट नहीं करना है। क्या करें जब परिवार ही आपको गलत समझे? आज का विषय, कुछ मत करिए, अभी रुक जाइए। क्या करना है वो आगे बताऊंगा, अभी हमने यहाँ रखा हुआ है इस वाले का, वो बताऊंगा। पहले ये पैशन को तो मैनेज कर लें, वरना पैशन में गड़बड़ भी हो जाता है। कभी कभी खिलाड़ी बहुत जोश में हो तो अपने ही गोल पोस्ट में गोल मार देता है, गड़बड़ हो जाती है ना फुटबॉल के मैच में अक्सर ऐसा हो जाता है। तो इस पैशन को बहुत इत्मीनान के साथ एक एक कदम करके इस्तेमाल करना है। एक प्लान बनाइए, जो उमंग, जो जोश आ रही है उसे अपने पारिवारिक मामलों के अलावा के मामलों में, जहां आप अपने व्यापार में, बिजनेस में, जॉब में, प्रोफेशन में या अपनी एक सोशल वैल्यू बनाने में लगे हुए हैं, वहाँ इस पैशन को कैसे यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, इसकी एक छोटी सी प्लानिंग कर लीजिए। और अगर इस प्लानिंग में आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलने की संभावना 100% तक जाएगी। लेकिन अब ये हो गया पैशन वाला। अब थोड़ा और बात कर लें। आप इतनी चीज़ें होने के बावजूद, इतनी सिचुएशंस ख़राब होने के बावजूद अच्छी मेंटेलिटी में हैं कि परिवार को मेरी जब ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ, तो ये वाले मामले को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। कभी कभी कोई चीज़ की अनअवेलेबिलिटी, अनुपलब्धता, जब कोई चीज़, कोई वस्तु उपलब्ध ना हो, अनुपलब्ध हो या उसकी अनअवेलेबिलिटी हो, तो उस समय उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे मैं ये जो रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ अगस्त के लास्ट मंथ में 2023 में। और अगस्त में आपको पता है, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, पूरे भारत में टमाटर के रेट बहुत हाई हो गए थे। क्यों? क्योंकि उपलब्धता कम थी, अवेलेबिलिटी कम हो गई थी। और अगस्त का एंड आते आते अवेलेबिलिटी फिर से बननी शुरू हो गई, रेट फिर गिर गए। तो कभी कभी आपको परिवार के लिए उपलब्ध नहीं होना चाहिए। कुछ मामलों में हाथ ऐसे कर लीजिए और ऐसे बैठकर देखिए कि अच्छा ठीक है, कर लो ये वाला मैटर पूरा ख़राब, फिर हम बताएंगे। क्या बताएंगे? कुछ नहीं। ये तो बस सोच है कि हम बताएंगे, लेकिन क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। ये भी नहीं बताएंगे कि ये मैटर ख़राब कर रहे हो आप लोग। ये भी नहीं बताएंगे कि यहाँ नुकसान हो जाएगा। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आपने पूछा नहीं है। आपको लगता आप बहुत बुद्धिमान हो, ठीक है, अपनी बुद्धिमत्ता अपने पास रखो, मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं ज़रूरत के लिए आ भी नहीं रहा। इसी मेंटेलिटी में रहना है। और इसी मामले में, क्योंकि वे बड़े बुद्धिमान लोग हैं, और इसी मामले में वे आपकी इंसल्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको बाकायदा आंसर करना है, झगड़ना है, डांटना है, ज़ोर से चिल्लाना है और उनकी बेइज्जती कर देनी है। लेकिन एक आर्गुमेंटेटिवनेस में नहीं जाना है। अपनी ओर से बोलिए चीज़ें और बोलकर साइडलाइन हो जाइए। थोड़ा झगड़ा करना सिखा रहा हूँ, लेकिन जो आ रहा है वो बता रहा हूँ। और इन चीज़ों के अलावा आप खुद बहुत ज़्यादा किसी भी मामले में, इसके अलावा किसी भी मामले में परिवार के बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं होंगे। थोड़ा सतह पर रहिए, सतह पर तैरिए। अभी नीचे डीप में जो हो रहा है उसको होने दीजिए, आपको उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आपकी अपनी इमेज बहुत कम से कम ख़राब होगी और आपका अपना मेंटल स्टेटस डैमेज होने से बच जाएगा। अब अगली चीज़ क्या है, जो हमने भी कहा था ना, यहाँ रखा है, उसको उठा लेते हैं, इधर लाते हैं। अब अगली चीज़ कहता है 6 महीने समय लगने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये 6 महीने बीतेंगे कैसे? डिफ़िकल्टीज़ के साथ। एक ख़त्म करी तो दूसरी सामने, दूसरी ख़त्म करी तीसरी सामने, तीसरी ख़त्म करी चौथी सामने, चौथी करी तो पाँचवीं। ऐसे सिलसिला 6 महीने चल सकता है। और ये जो सिलसिला 6 महीने चलेगा, इसमें डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने का जो सबसे सरलतम उपाय है वो आज आपको बता रहा हूँ। सबसे सरल उपाय ये है कि किसी डिफ़िकल्टी को ख़त्म मत करिए। इस कार्ड के ऊपर एक नाव बनी हुई है, ठीक है। तो इस नाव के ही एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ। आप एक नाव लेकर जा रहे हैं, समुंदर में कुछ व्यवधान है या नदी में थोड़े से व्यवधान है, लकड़ी के गट्ठे पड़े हैं, जलकुंभी है, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ भी है। आप क्या करिएगा? नाव को किनारे पे लाइएगा, उसके बाद वो नदी को क्लीन करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ गए, 100 मीटर आगे गए, फिर वो व्यवधान मिल गए। फिर क्या करिएगा? फिर किनारे लाइएगा, फिर जुगाड़ करके उसको किनारे करिएगा, नदी का रास्ता क्लियर करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। आसान तरीका क्या है? नाव में बैठे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी व्यवधान आते हैं उसको एट द मोमेंट वहीं पर
डील करने की कोशिश करिए। आपको सिर्फ कितना डील करना है, इतना दूर करना है कि आपकी नैया बीच में से निकल जाए, बस। खत्म वतम नहीं करना है। उन सारी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि कर नहीं पाएंगे। बस मध्य मार्ग बनाना है और बीच से निकलते जाना है। और जितना ज़्यादा मध्य मार्ग बनाकर आप बीच से निकलते जाएंगे, जितना उन समस्याओं की क्रोनोलॉजी में नहीं जाएंगे, उन समस्याओं के घटनाक्रम से होने वाले क्या परिवर्तन हो सकते हैं इसकी स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाएंगे, उतना आपको वो प्रॉब्लम्स परेशान नहीं करेंगे और आप बहुत आसानी से निकलते चले जाएंगे। जितनी भी आवें, 4 समस्या आवें, चाहे 400 आ जाएं इस 6 महीने में, हर एक को निकाला जा सकता है। 6 ऑफ द एयर का कार्ड है, बहुत पावरफुल नेगेटिव कार्ड है। एयर हाउस के कार्ड्स नेगेटिव होते हैं, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। अकॉर्डिंग टू द टैरो ये इतना शक्तिशाली है कि इसकी एनर्जी को ड्राइव करते हैं सीधे लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। उनकी एनर्जी से ये कार्ड ड्रिवन हो रहा होता है, और बिकॉज उनकी एनर्जी से ये कार्ड ड्रिवन होता है, इसलिए ये आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने ही देगा, बस आप पीछे ना हटना चाहें। आज की ओरेकल डेक लेते हैं गीता, ठीक है, और देखते हैं गीता से क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है पाइल नंबर 2 में। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपेयर हुआ है ये है पल्स ऑन अ थ्रेड। सेकंड पोजीशन पर कॉन्करिंग लस्ट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है सीइंग गॉड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है प्रोटेक्शन। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ये है फॉल्स ईगो। कभी कभी हम अनायास एक ऐसी सिचुएशन को अक्वायर कर लेते हैं, पा जाते हैं, जो पता नहीं हमें तो नहीं चाहिए थी लेकिन मिल गई, ठीक। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हमारे जीवन में आ जाती है जो हमें नहीं चाहिए थी कि इतना गड़बड़ हो, और चीज़ें उतनी गड़बड़ हो जाती हैं। तो हमारी चाहत की वैल्यू नहीं है। इस बहुत बड़े ब्रह्मांड में हम कोई वैल्यू नहीं रखते, हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो ठीक है, चलो उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना भी बहुत सारी बातें उस पर हो जाएंगी। अब ये ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं? सबसे पहली चीज़ कहते हैं कि आपको अपने, जैसे अभी मैंने आपको कहा ना कि आप जो भी व्यवधान आते हैं बस आगे बढ़ते चले जाइए, सारे व्यवधान हट जाएंगे, क्योंकि आप सीधे द लॉर्ड ऑफ डेथ के शरण में आ जाएंगे और बिल्कुल उनके द्वारा ड्रिवन होते होते चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। यहाँ मेरे पास जो आ रहा है वो ये है कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई, इनके बावजूद आप अपने अच्छाई को छोड़ नहीं पाएंगे। मैंने थोड़ा सा आपको बुरा बनना भी बताया, लेकिन ये कहता है कि आप अपनी अच्छाई को छोड़ नहीं पाएंगे, और उस अच्छाई के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे अब उसको थोड़ा समझें। देखिए, अगर वो आप थोड़ा सा हार्शनेस अपने अंदर ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं ला सकते तो क्या करना है, आप अपनी सॉफ्टनेस को किसी का खिलौना नहीं बनने देंगे। इस बात को पहले ध्यान रखना है। इतना नरम नहीं बनना कि कोई पैरों से ठोकर मारे या वॉलीबॉल की तरह आपको उछाले, नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ को समझें। अगली चीज़ क्या है कि अगर आप अपने अंदर एक सॉफ्टनेस फील करते हैं कि नहीं यार, मेरी ही फैमिली है, मैं इनके बारे में नेगेटिव क्यों सोचूं, ये मुझे व्यवधान नहीं देंगे, ये मुझे हार्ड टाइम नहीं देंगे, ये मुझे धोखा नहीं देंगे, ये मुझे लाइफ में परेशान होते नहीं देखेंगे, लेकिन सब वो चल रहा है, फिर क्या करना है? फिर कहता है कि पहली सिंपैथी कर लीजिए अपने साथ, क्योंकि अगर आप अपने लिए सिंपैथेसाइज नहीं हैं तो दूसरों के लिए क्या होइएगा। जिसे अपने ऊपर कोई भी रहम नहीं है, अपने रहम गलत शब्द है, कहता कार्ड गलत शब्द है, रहम नहीं, कहता है जो अपने साथ करुणावान नहीं है। दया और करुणा दो अलग शब्द हैं। दया गंदी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं होती। किसी पर दया करिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप किसी पर तरस खा करके दया कर देते हैं।
क्या ठीक है, परेशान हो, चलो ये ले लो, जाओ, शू भागो यहाँ से। ये हो गई दया, जैसे भिखारी के लिए करते हैं। ठीक है बाबा, ये 5 रुपये 10 रुपये लो, चलो चलो, नमस्ते। ये दया है। लेकिन कंपैशन क्या है? जहाँ सामने वाले का दर्द एग्जैक्टली आप फील करना शुरू कर देते हैं। जब आपके बच्चे को चोट लगती है तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, होता है। या आप जिनसे प्यार करते हैं, जब उनको तकलीफ़ होती है तो आपको भी रोना आता है। ये कंपैशन है, करुणा है, यहाँ दया नहीं होती। तो ये कहता है कि स्वयं के साथ करुणावान होइए। जितना स्वयं के साथ आप करुणावान हो जाएंगे, उतना आपको इस्तेमाल करने के लिए दूसरों को और डिफ़िकल्टी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपकी अपने प्रति अवेयरनेस बढ़ जाएगी। और न सिर्फ अपने प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी, बल्कि आप जानबूझकर उनके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहेंगे। और जैसे ही ये लैक आता है, सिचुएशन ऑटो आपके फेवर में आनी शुरू होंगी, चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। का मतलब है एक के बाद एक जो भी व्यवधान है वे हटेंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ईश्वर का सहयोग और सानिध्य, या कहें उनकी सीधी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी है, जो आपको प्राप्त होगी। अगले 6 महीने फिर भी लगेंगे मैक्सिमम इस समस्या का निदान होने में। मिनिमम टाइमलाइन कुछ भी हो सकती है, 15 दिन, महीना भर, कुछ भी हो सकता है। एक सबसे बड़ी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ जो आपको सबसे लास्ट में बतानी है, वो उसको समझ लें। और वो ये कि एक बार जब चीज़ें रिजॉल्व होनी शुरू हों फैमिली के साथ, चीज़ें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में आने लगें, छोड़ना नहीं है फैमिली को। आपके लिए बिल्कुल नहीं आ रहा कि आप परिवार को छोड़ें, आगे बढ़ जाएं, परिवार कुछ नहीं रहेगा, नहीं। वो सब एक सिचुएशन के तहत हो रहा था, वो सब खत्म होगा और वापस रिकनेक्शन फैमिली के साथ बढ़िया वाला, सुपर वाला बन जाएगा। जिस चीज़ को आपको अवेयर करके रखना है अपने अंदर, वो ये है कि जब एक बार ये रीयूनाइट हो रहे हों सिचुएशन में, तो ना तो आपको अपने ईगो को बढ़ने देना है और ना कुछ ऐसा करना है जिससे सामने वाले के ईगो को फुलफिलमेंट मिले। उसके ईगो को हवा भी नहीं देनी कि अच्छा चलो हम ही झुक जाते हैं, मेरी ओर से सॉरी, आप सही मैं गलत, सामने वाले का ईगो बढ़ गया, फूल कर कुप्पा हो जाएंगे। नहीं करना। उन्होंने कहा कि भाई देखो, इसमें गलतियां इक्वल हैं, हमारी भी है तुम्हारी भी। बोलो हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरी भी गलती है और आपकी भी गलती है, यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा कहिए। वो कहें यार आप पॉइंट उठा रहे हो, बोलो आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ, मैंने कहाँ पॉइंट उठाया, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो आपने कहा, सिंपल। तो ना ईगो आने देना है अपने में, और कोशिश करनी है कि आपकी वजह से उसके अंदर ईगो ना आए। उसका बेवजह आता है, आने दीजिए, वो उसके ही नुकसान में होगा, लेकिन आपकी वजह से आएगा तो गड़बड़ होगा। और चीज़ें 6 महीने के अंदर मैक्सिमम रिजॉल्व हो जाएंगी, परेशान मत होइए। फाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग यहीं कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने पेज ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था। मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। कहीं कहीं इसको पेज ऑफ वॉन्ड्स और कहीं कहीं पैग ऑफ वॉन्ड्स भी कहते हैं। और कुछ टैरो डेक्स में इसको प्रिंस, कुछ में प्रिंसेस कहा गया। वैसे मोस्टली में प्रिंसेस कहा गया है, प्रिंस अक्सर नाइट को कहते हैं, लेकिन कुछ टैरो डेक्स में नाइट और प्रिंस दोनों होते हैं, तो उस वाले में प्रिंस यही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं परिवार आपको गलत समझे तो क्या करना है। 7 ऑफ अर्थ, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है मैजिशियन। 3rd पोजीशन 9 ऑफ एयर। 4th नंबर आपके लिए 2 ऑफ अर्थ। और आपके लिए अंतिम कार्ड जो अपीयर हुआ है यह है 2 ऑफ एयर। लास्ट में 2 2 अपीयर हुए हैं, 2 ऑफ अर्थ, 2 ऑफ एयर। 2 2 मिलकर के 4 भी होते हैं और 2 2 मिलकर के 22 भी होते हैं। और जो 22 है, 22 का जोड़ भी 4 ही आता है, ठीक है। तो मूलांक 4 ही रहेगा हमेशा। चलिए कोई बात नहीं। वर्तमान में आप जिस तरह से अपने आप को और परिवार के घटनाक्रम को मैनेज कर रहे हैं, या परिवार के मेंटल स्टेटस को, या परिवार के आपके प्रति जो सिचुएशन चल रही है उसको मैनेज कर रहे हैं, यह सचमुच काबिल तारीफ़ है। आपने एक चमत्कारिक रूप से सिचुएशन को जो संभाला है वो एप्रिशिएशन के लायक है। और आने वाले भविष्य में आप अपने और परिवार के मध्य में ये बैलेंस बनाए रखने में कामयाब होंगे। लेकिन समस्या ये है कि इस बैलेंस को बनाए रखने के बावजूद आपको ना इसका क्रेडिट मिलेगा, ना क्रेडिबिलिटी मिलेगी, ना आपकी तारीफ़ होगी, ना आपको
अच्छा समझा जाएगा, बल्कि आपके बारे में थोड़ी सी अनर्गल बातें परिवार के ही लोगों द्वारा की जा सकती हैं। जैसे थोड़ा पीछे चलें तो अब इसको क्या कहूँ मैं, धोखा कहूँ या मैं कहूँ कि आप जानबूझकर धोखे की स्थिति में घुस गए, धोखे को अचीव कर लिया, या उनकी इंटेंशन कहें या सिचुएशन कहें, हम कुछ भी कहें, है तो धोखा। और इस वाले धोखे से उबर करके अभी आपने अपने आप को जिस तरह संभाला है वो बहुत बढ़िया है। और पीछे चलते हैं, आपने हमेशा ही अपने हर काम के लिए परिवार को प्रायोरिटी दी है। परिवार को दी गई प्राथमिकता की वजह से आप अपने आप में बड़े मोटिवेट भी रहे हैं। आपके मोटिवेशन की वजह से आपने अपने जीवन में कई सारे लक्ष्यों को हासिल भी किया है, और आपने अपने आप को इतना बेटर और इम्प्रूव कर लिया है कि एक प्रकार से ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर उतरी हुई नज़र आती है। लेकिन वहीं पर एक सिचुएशन ऐसी दिखती है जहां आपका ही मन डाउटफुल हो जाता है, दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाता, और कई बार आपको लगता है कि आपके भरोसे को तोड़ने के लिए परिवार, मेरा ही परिवार काफ़ी है, मुझे दूसरे शत्रुओं की ज़रूरत क्या है। यहाँ तो अपने ही लोग दुश्मन बने बैठे हैं। और ये मेंटेलिटी, ये थिंकिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। 4 महीने का मिनिमम टाइम लग सकता है, मिनिमम आ रहा है, 9 महीने का मैक्सिमम टाइम लग सकता है। तो 4 महीने मिनिमम, 9 महीने का मैक्सिमम टाइमिंग। परिवार के साथ परिस्थितियाँ बदलेंगी और सुधार आएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा काम आपको ध्यान में रख के करना है। जो मैं बता रहा हूँ इसे ध्यान में रखना है, इसे सिर्फ ध्यान में रखना है। मैं कोई ऐसा काम नहीं बता रहा हूँ कि सुबह उठिए जाइए एक बाल्टी पानी भर लाइए, कोई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बता रहा। एक स्टेट ऑफ माइंड को पकड़ लेने को कह रहा हूँ, और वो स्टेट ऑफ माइंड ये है कि वेयर इज़ माई प्रॉफिट, मेरा फ़ायदा कहाँ है, मेरा फ़ायदा है या नहीं। इस मेंटेलिटी के लोग रेस्टोरेंट जा कर के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते। वे उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जिस रेस्टोरेंट के बारे में पता है, वही डिश ऑर्डर करते हैं जिस डिश के बारे में पता है कि यहाँ अच्छी मिलती है। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कि उन्होंने 250-500 का डिश मंगाया, गंदा सा है यार, ये सही नहीं है, यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। नहीं, वो कहते मेरा तो 500 रुपये ख़राब हो गए, तो वाई शुड आई ट्राई, मुझे ट्राई नहीं करना। तो आप जो है ट्राई मत करिए, आप बस अपनी मेंटेलिटी को सेल्फिश बनाइए। सेल्फिश जब मैं शब्द को इस्तेमाल करता हूँ तो इसका अर्थ होता है अपने बारे में प्रायोरिटी और प्राथमिकता के साथ सोचिए, लेकिन दूसरे के बारे में मत सोचिए। जब मैंने कहा मत सोचिए तो मैंने कहा इसमें इंक्लूडेड कि उसका बुरा मत सोचिए, बुरा मत चाहिए। आप अपने बेनिफिट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपके बेनिफिट की वजह से उसका बेनिफिट नहीं हो रहा। मूवी देखने गए, 2 टिकट बची है, आप आगे खड़े हैं, एक आदमी पीछे, एक टिकट बची है, सपोज करो आप सिंगल टिकट बची है, आप आगे खड़े हैं और एक बंदा पीछे खड़ा है। आपने कहा 1 टिकट, उसने दे दिया। दूसरा गया, उसने कहा टिकट, बोले हाउसफुल, ख़त्म जी। और अब उस पर्सन ने आपको कहा कि यार आपकी वजह से मुझे टिकट नहीं मिला, तो भाई इसमें गिल्ट लेने वाला क्या मामला बनता है? कुछ भी नहीं। आपने तो सिर्फ अपने लिए लिया ना, उसके लिए मना तो किया नहीं कि भाई इसको मत देना, पीछे वाले को नहीं किया। लेकिन वो पर्सन आपके ऊपर ब्लेम कर सकता है कि यार आप आगे थे, आपको जल्दी मिल गया, मुझे नहीं मिला, यार मैं आगे होता तो मुझे मिल जाता। काहे की गिल्ट लेनी, हमारी तो गलती ही नहीं थी, हमने तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं। हमारे लेने की वजह से उसको नहीं मिली, ये उसकी किस्मत, उसका भाग्य, उसकी लाइफ है, इसमें हम क्या करें। तो बस यही है, स्वार्थ अपने लिए बनाए रखिए और दूसरे के बारे में बस ऐसा ही सोचिए। आपको जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना, आपको जानबूझकर किसी को धोखा, वैसे धोखा तो आप दे भी नहीं पाओगे क्योंकि आपकी मेंटेलिटी इस तरह की है नहीं, ना आप धोखा देने के लायक हो। पहली बार मैं किसी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहा हूँ और वो नेगेटिव अच्छा है? धोखा देने के लायक नहीं है आप, मतलब आपसे धोखा हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप शातिर हैं, अक्लमंद हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, मालूम है मुझे, सारी चीज़ें मालूम है, और आपने कई बार लोगों को मैनिपुलेट भी किया है। परिवार को मैनिपुलेट करने की हर कोशिश नाकामयाब हो रही पिछले काफ़ी समय से, इसलिए मैनिपुलेशन बंद कर दीजिए। ठीक, अपने आप को मैनिपुलेट कर लीजिए और आगे बढ़ाइए, जैसे मैंने कहा वैसे। और इस मामले में चूँकि आप सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचकर आगे बढ़ेंगे, तो परिवार के अच्छे और बुरे दोनों के बारे में विचार नहीं करना, क्योंकि अगर आपने बुरे का विचार करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो फिर जानबूझकर किया गया होगा। आरोप आपके ऊपर आ गया ना, अंदर से ही आ गया, स्पष्ट आ गया ना।
कि यार आप आगे ही बढ़ रहे हो ताकि उनका नुकसान नहीं, आप आगे बढ़ो, आप अपनी साइड से कोई लॉस नहीं कर रहे हो किसी का, बस इतना ज़रूरी है और यही चीज़ आपको बरकरार रखनी है। आज के ओरेकल देख लेते हैं गीता। वैसे आपके मामले 4 महीने मिनिमम, 9 महीने मैक्सिमम में रिजॉल्व होने ही वाले हैं, चीज़ें वापस यूज टू हो जाएंगी और ये सिचुएशन जो है बस आपके जीवन में आनी थी इसलिए अपीयर हुई है। आज की जो ओरेकल डेक है गीता, देखते हैं ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके बारे में। कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, ये है फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है ग्रेट सोल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है द सुपर सोल। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है ऑल नोइंग वन और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है ऑफर्स ऑफ डिवोशन। ऑफर्स ऑफ डिवोशन। तो परिवार के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाए, चीज़ें स्टेबल हो जाएं, इसके लिए किए गए प्रयासों में आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रख कर के काम करना होगा। जितना विश्वास आपका अपने ऊपर होगा सिचुएशन उतनी बेहतर आप कर पाएंगे। और जब आप अपने बारे में सोचकर, जैसा मैंने कहा ना, स्वार्थ को धारण करके आगे बढ़िए, दूसरे के नुकसान की परवाह मत करिए, लेकिन जानबूझकर नहीं करना। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अकेले आगे बढ़ पाएंगे, परिवार तो साथ में आगे आएगा नहीं। और उस परिस्थिति में जब आप अकेले होंगे तो आप अपने अंदर की ऊर्जा या एनर्जी के बेसिस पर सब कुछ को रिक्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। मतलब अगर आप एक तरह से लाइफ में आगे बढ़ते हैं जहां पर परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें आप खुद क्रिएट करने की क्षमता और योग्यता रखते हैं। लेकिन आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला, उन पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर, जो जगदीश हैं, जगत नारायण हैं, भगवान हैं। और दूसरा, भरोसा स्वयं पर रखिए। अगर स्वयं पर भरोसा नहीं है तो इंसान अगर ईश्वर पर भरोसा करे तो भी कुछ काम कर नहीं सकता। और जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप चीज़ों को ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि आने वाले समय में सिचुएशन उतनी ही नॉर्मल से एब नॉर्मल हो रही है और कुछ एक मामलों में आपको असंभव लग सकती है, लेकिन ये सब असंभव नहीं है और आप सारी चीज़ों को वापस रीमैनेज करने की पोजीशन में आ जाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की आने वाले समय में परिवार आपकी प्रशंसा करेगा, अप्रिशिएट करेगा। यही परिवार जो आज आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा, आने वाले समय में फिर सपोर्ट करेगा और आपके जीवन में नए कमल खिलने में, नई खुशियां लाने में ये हेल्प करेगा। इस चीज़ को भी समझें कि जब तक आप अपने मन को थोड़ा सा शांत और स्थिर नहीं करते, जैसे मैंने आपको कहा स्वार्थी बन जाइए। अब आप अपने स्वार्थ को साधते चले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी का नुकसान मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। कोई भाई हम चल रहे हैं, अब कोई चींटी पैर के नीचे दब के मर जाए, अब उसमें हम कितना क्या दूरबीन लेके थोड़ी चलेंगे सड़क पर, समझ रहे हैं बात को। तो बस उसी मेंटालिटी को एक्वायर करना है। लेकिन यहाँ पर उस सिचुएशन में आकर के जब आप अपने आप को एक फुलफिलमेंट में फील करेंगे थोड़े से मोमेंटम के लिए, तो उस समय में स्थिरता पाने की प्रयास करिए। आपकी इंटरकनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी डिवाइन फोर्सेस के साथ में, और आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिलेगा। अदरवाइज़ में चीज़ें काफ़ी हद तक मैनेजेबल हो जाएंगी और परिवार के साथ आपके संबंध और जल्दी सुधरें, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप बस अपने आप को यथावत बनाए रखें, यानी जैसे हैं वैसे बनाए रखें। अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस ना करें। थोड़े मोड़े परिवर्तन जो आपको करने हैं वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो बताई आपको, उन स्ट्रेटजीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो बहुत ही सौम्य तरीके से, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब होंगे। इस बात का ध्यान भी रखना है कि दूसरों को अपने अहंकार को नज़र आने नहीं देना है, अपना ईगो दूसरों को नहीं दिखाना है। इस बात का ध्यान रखें। जितना ज़्यादा इस बात का ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आने वाले समय में चीज़ें स्मूदर होती चली जाएंगी। और परिवार, जहाँ तक सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अभी उन्हें बुरा लग रहा है, आपकी बातें बुरी लग रही हैं, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं फैमिली के साथ में, इंडिविजुअल तो कर रहे हैं, और बहुत हद तक सिचुएशन आपने अपने अनुकूल बनाने की बजाय, कई बार पास्ट में किया है, परिवार के अनुकूल बनाया है, लेकिन अब ये नहीं करना है। अब जैसा कहा है वैसा करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी, पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। पाइल नंबर 3, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।